नमस्कार, मैं हूं चारू और आपका स्वागत है हमारे खास शो एपिलेप्सी अवेयरनेस मिर्गी में। ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो आपके दिमाग को प्रभावित करती है। इसमें दिमाग की गतिविधियां असामान्य हो जाती है और व्यक्ति को दौरे पड़ते हैं। इसकी पुष्टि तब तक नहीं होती जब तक किसी व्यक्ति को 2-3 बार दौरे नहीं आ जाते। इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, मिर्गी कैसे शरीर के अंगों को प्रभावित करती है और सबसे जरूरी इसका इलाज कैसे संभव है, इसी पर हम आज बात करेंगे। डॉक्टर विवेक बरुण, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजी एंड एपिलेप्सी, आर्टेमिस हॉस्पिटल, गुड़गांव से। सर, सबसे पहले आप बताइए कि मिर्गी क्या है और इसके कारण क्या होते हैं। जैसा कि आपका क्वेश्चन है एपिलेप्सी क्या है, तो एपिलेप्सी इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो इट इज़ कैरेक्टराइज बाय रिकरेंट फिट्स, जो कि हम आम भाषा में दौरे भी कहते हैं, मिर्गी का दौरा कहते हैं। तो एक ये ऐसी बीमारी है जिसमें एक पेशेंट को टेंडेंसी होती है बार बार दौरे आने के। तो इस दौरे आने के सिम्टम्स जस्ट कहते हैं, और एक पेशेंट जिसको बार बार सीजर्स या कन्वल्जन्स आते हैं उसको एपिलेप्सी कहते हैं। मिर्गी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और इसे हम कैसे पहचान सकते हैं? तो एपिलेप्सी कई प्रकार की होती है। अगर किसी को जनरलाइज सीजर्स होते हैं, उसमें कॉमनली जो देखने को मिलता है, इसमें पूरी शरीर ऐंठ जाते हैं, आंखें ऊपर चढ़ जाती है, माउथ से सलाइवा भी आ सकते हैं, और उसके ऐंठने के बाद ट्रेमर होते हैं, ट्रेमलसनेस होते हैं, जिसको कांपना भी कहते हैं। तो ये तो मोस्ट कॉमन होता है। बट मिर्गी कई प्रकार के होते हैं। किसी किसी में होता है कि जो कॉमनली चाइल्डहुड में होता है, बच्चा थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो गया, ब्लैंक हो गया, स्टेयर करने लग जाता है, आई ब्लिंक करता है और कुछ देर के लिए बात नहीं समझता है। वो भी एक तरीके की एपिलेप्टिक अटैक ही होती है। यूजुअली स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में होती है और काफ़ी टाइम होती है, मतलब मल्टीपल टाइम्स इन अ डे हो सकता है वो अटैक। कॉमनली जो उसके टीचर्स नोटिस करते हैं कि वो अटेंशन नहीं, डे ड्रीमिंग कर रहा है ऐसा सोचता है, या फिर क्लास में सोचते हैं कि इनअटेंटिव है, बट वो सॉर्ट ऑफ एपिलेप्टिक अटैक ही होती है। बट एक कॉमन धारणा है कि जब तक किसी को ये दौरे जो जिसमें हाथ पर शरीर ऐंठ के ना कांपे, वही दौरे होते हैं। बट ऐसा नहीं, दौरे कई प्रकार के होते हैं। कोई दौरे ऐसे होते हैं जिसमें कि पेशेंट जस्ट एक वियर्ड सा काम करने लगता है, जैसे कि माउथ ऐसे च्यूइंग सा करने लगता है या हाथ से पिकिंग मूवमेंट करते हैं, और उस समय पेशेंट अवेयर नहीं होता है, पेशेंट कुछ बात नहीं समझता है, और जब उसका ये दौरा रुकता है तो उसे कुछ याद भी नहीं रहता कि वो क्या हुआ। इसे कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स कहते हैं। ये भी एक कॉमन प्रकार की एपिलेप्सी होती है, बट कॉमनली अनरिकॉग्नाइज होती है, क्योंकि आदमी को पता नहीं चलता कि ये दौरे हैं। जब फिर मरीज को एक बड़ा सा दौरा आता है जिसमें पूरे शरीर ऐंठ जाते हैं और कंपन होती है, मुंह से झाग निकलता है, कभी कभी यूरिन निकल जाती है या टंग बाइट हो जाता है, तभी एक कॉमन पब्लिक को समझ पाते हैं कि वो एपिलेप्टिक अटैक है। मिर्गी का क्या उपचार उपलब्ध है? तो सबसे प्रॉपर ट्रीटमेंट, सबसे पहले तो मिर्गी को डायग्नोज करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जो अटैक हो रहा है वो मिर्गी ही है या कुछ और है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो होते हैं, जो आप पेशेंट आता है, डॉक्टरों से डिटेल हिस्ट्री लेते हैं कि क्या हुआ, आने के पहले उसे कुछ ऑरा फील हुआ कि नहीं, मतलब कुछ वार्निंग सिम्टम फील हुआ कि नहीं। हाँ जी, जो कॉमन वार्निंग सिम्टम जो पेशेंट बताते हैं कि किसी किसी को वियर्ड सेंसेशन लगता है आने से पहले, जैसे कि पेट बहुत कॉमनली पेशेंट को ऐसा लगता है कि गैस है जो कि सर पर चढ़ गया। दिस इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन मेथ कि गैस सर पर चढ़ गया, उसके बाद दौरा पड़ गया। बट ये ऑरा होता है जो एपिलेप्सी के पहले होती है। एपिगैस्ट्रिक सेंसेशंस होती है, किसी किसी को डेजा वू फिनोमिना होता है कि ऐसा लगता है कि ये चीज़ पहले घट चुका है। किसी किसी को हेलुसिनेशन भी होता है आने के पहले। उसके बाद जो है जो कन्वर्जन्स होता है जो मैंने बताया, इसमें कि शरीर में ऐंठन हो सकती है या एक हिस्से में ऐंठन हो सकती है, वो होता है, और इस प्रकार से इसका इलाज होता है। तो अगर जनरलाइज एपिलेप्सी है तो उसकी अलग दवाइयाँ होती है और अलग अलग ड्यूरेशन अलग होता है। किसी की फोकल एपिलेप्सी है तो जनरली 1 से 2 दवाइयों पर ठीक हो जाता है। बट 20 to 30% केसेस ऐसे भी होते हैं जिसको आप सही दवाई सही डोज पर भी दो तो भी उसके मिर्गी कंट्रोल नहीं होते, जिसको ड्रग रिफ्रैक्टिव एपिलेप्सी कहते हैं। ऐसे मरीज को फिर बहुत ही अच्छा प्री सर्जिकल इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है, जो कि कुछ सेलेक्टेड सेंटर्स में ही अवेलेबल है इंडिया में। तो उसमें सारे उसके फिर हिस्ट्री ली जाती है, न्यूरो इमेजिंग होती है जिसमें कि MRI और पेट स्कैन यूजुअली कराना होता है। फिर वी डू वीडियो EEG, जिसमें कि पेशेंट को एडमिट की जाती है वीडियो EEG वार्ड में, और हम फिर देखते हैं किस तरीके के दौरे पड़ रहे हैं उसको, और दौरे ब्रेन के किस हिस्से से आ रहे हैं। फिर वी डिसाइड कि पेशेंट की सर्जरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और हिसाब से वी मॉडिफाई आवर ट्रीटमेंट प्लान। मिर्गी के मरीज की किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए, इस पर आपकी क्या सलाह है? तो जैसा मैंने बताया 80 to 90% तो 1 से 2 मिनट रुक जाते हैं। और अगर पेशेंट मिडाजोलम स्प्रे कैरी कर रहा है, जो कि कॉमनली अब इंडिया में अवेलेबल भी है, तो आप उस समय मिडाजोलम स्प्रे कर सकते हो नाक में। बट
कोई दौरे जिसको स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं, जो काफ़ी लंबे चलते हैं, मतलब 5 मिनट से भी ज़्यादा पेशेंट को कन्वल्जन्स आ रहे हैं, शरीर ऐंठा हुआ है और हिल भी रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप तो अगर मिडाजोलम है तो आप उसको स्प्रे कर दो नाक के अंदर, और देन आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल रश करना चाहिए, क्योंकि मिर्गी जितना जल्दी रुक जाए उतना अच्छा है। अगर आप टाइम पे ना रुके तो परमानेंटली ब्रेन डैमेज भी कर सकता है और इससे लाइफ को भी खतरा हो सकता है। क्या टेंशन और स्ट्रेस में भी एपिलेप्सी हो सकती है? बिल्कुल बढ़ सकता है। तो मिर्गी के कुछ ट्रिगर्स होते हैं, जैसे कि अगर आप स्लीप एडिक्वेट नहीं लेते हो, जो भी एपिलेप्टिक पेशेंट होता है उसको वी ऑलवेज रिकमेंड कि 8 आवर्स ऑफ नाइटली स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 8 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उन्हें किसी प्रकार की कोई नशा जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब नहीं करनी चाहिए, कोई सब्सटेंस अब्यूज़ नहीं करनी चाहिए। और स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी जैसा आपने पूछा, इट्स अ कॉमन ट्रिगर। तो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी से जो एपिलेप्टिक अटैक भी ट्रिगर हो सकते हैं, और कुछ नॉन एपिलेप्टिक अटैक जो कि मिर्गी जैसे ही दिखते हैं वो भी ट्रिगर हो सकते हैं। और काफ़ी सारे इंटरनेशनल अच्छे स्टडी, हाई क्वालिटी स्टडीज़ हुई है, इसमें पाया गया कि अगर आप कोई अपने स्ट्रेस और एंग्जाइटी को भी अगर आप कंट्रोल कर पाओ तो आपके जो एपिलेप्सी हैं वो बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो आप। क्या एपिलेप्सी वाले पेशेंट्स नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं? It's very sad actually. The patient with epilepsy, they are more like bothered with the taboos and stigma attached with epilepsy rather than उसके बीमारी से। तो पेशेंट जो भी एपिलेप्टिक होते हैं उसके साथ जो भी टैबूज होती है ना, उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। एपिलेप्सी तो वेल कंट्रोल हो जाती है, बट कॉमन जो मिथ्स होती है अटैच्ड की महिलाएं जो है जिसको एपिलेप्सी हो गई तो उनकी शादी नहीं हो सकती, बच्चे नहीं हो सकते। बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं, ऑलमोस्ट वीक में ऐसे केसेस अभी भी आते हैं कि जो पेशेंट आते हैं अब उनकी शादी हो गई है, अब उनके घर वालों को पता चला कि अब इसको एपिलेप्सी की बीमारी है, फिर अब वो क्वेश्चन करते हैं कि इसको एपिलेप्सी है, इसको तो अब बच्चे नहीं हो सकते, या छुआछूत की बीमारी है, इससे मेरे बच्चे को हो जाएगा, आगे हो जाएगा। बट ये सब बिल्कुल गलत है। अगर आप सही दवाई खाएँ, सही टाइम पर खाएँ, तो जैसा मैंने बताया 70 to 80% मरीज जो होते हैं बिल्कुल मिर्गी मुक्त हो सकते हैं, और वो नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है, उनको नॉर्मल बच्चे कर सकते हैं और बच्चों में भी कोई हार्म नहीं होता। सर, हमारे भारत में खासकर मिर्गी को ऐसा देखा जाता है कि उसे मत छुओ, आपको भी हो जाएगा, या फिर किसी को अगर मिर्गी आता है तो कहते हैं कि जूता उसे सूंघा दो या फिर सॉक्स सूंघा दो। तो ये कितना सच है? तो आपने बिल्कुल सही बोला। एपिलेप्सी के साथ बहुत सारे मिथ्स अटैच्ड हैं। जो कॉमन मिथ्स होते हैं, सबसे पहले तो जो मैं क्लिनिक पे देखता हूँ, जो मेरे पास पेशेंट आते हैं, अगर किसी को यंग एज में हुआ या फिर ओल्ड एज में हुआ तो जनरली क्या आदमी की धारणा होती है एपिलेप्सी तो बचपन में स्टार्ट होता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एपिलेप्सी जन्म से लेके ओल्ड एज तक कभी भी हो सकता है। ये बात और है कि चाइल्डहुड में और एल्डरली में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और एक बहुत कॉमन होती है, जब किसी को एपिलेप्टिक अटैक आता है, मिर्गी का दौरा पड़ता है, क्या करते हैं लोग कि जूता सूंघाने लग जाते हैं, अनियन सूंघाने लग जाते हैं, कोई कीज डाल देता है हाथ पर। ये सब बिल्कुल ही गलत है। ये इससे इसका मिर्गी के इसका कोई भी संबंध नहीं होता है। उसके लिए आपके लिए फर्स्ट एड के लिए मेडिसिन भी होती है जो हमारे कंट्री में फ्रीली अवेलेबल है, मिडाजोलम स्प्रे, जो कि आप अगर पेशेंट को किसी को एपिलेप्टिक अटैक आए तो उस समय आप नाक के अंदर स्प्रे कर सकते हैं बॉडी वेट के हिसाब से। अगला क्वेश्चन मेरा यही था कि हमारा फर्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए अगर हमारे सामने किसी को इसका अटैक आ रहा है तो? हाँ जी, ये बहुत कॉमनली हो सकता है कि किसी पब्लिक प्लेस पे आप जाओ, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, कहीं भी हो सकता है, और आप देख सकते हो कि किसी को एपिलेप्टिक अटैक आ गया। सबसे पहले तो आप पैनिक ना हो जब किसी पेशेंट को देखते हो, क्योंकि इट्स वेरी ड्रामेटिक। जब पेशेंट को कन्वल्जन्स आते रहते हैं, कोई भी पैनिक हो जाता है, बट आपको पैनिक नहीं होनी है। आप इस पेशेंट को लिटा दो नीचे, ठीक है, और आप देख लो, क्योंकि इसके ऐसे ऐसे झटके लग रहे हैं तो आसपास ऐसी कोई चीज़ें नहीं हो जिससे उस पेशेंट को कुछ इंजरी हो जाए, ये कर लो। और आप फिर उसके कॉलर के बटन थोड़े से ढीले कर दो सो दैट ही कैन ब्रीथ ईजिली। और सलाइवा कॉमनली आता रहता है, आपको सलाइवा क्लीन कर सकते हो माउथ में, बट जब जिस पेशेंट को कन्वल्जन्स आ रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं, उस वक्त उसके माउथ के अंदर कुछ भी नहीं डालना चाहिए। बहुत कॉमनली क्या होता है, पेशेंट के जो अटेंडेंट होते हैं या नियर बाय जो भी होते हैं वो पैनिक कर जाते हैं और वो सोचते हैं कि मैं चम्मच डाल दूँ या उंगली डाल दूँ कि वो जीभ ना काट ले। बट जीभ काटने से कभी कोई दिक्कत नहीं होती, बट वो मूवमेंट्स इतने फोर्सफुल होते हैं, अगर उस समय अगर आप कुछ भी डालो तो हो सकता है कि वो उसको भी अंदर ले ले, उसको बाइट कर ले, और दैट विल बी मोर हार्मफुल फॉर द पेशेंट। और जब उसके झटके आ रहे हैं तो आप उसके हाथ को मत पकड़ो, रिस्ट्रेन मत करो, क्योंकि वो बहुत फोर्सफुल होते हैं। उसको अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो हो सकता है डिसलोकेशन हो जाए पेशेंट को, और एक बार झटका रुक जाए तो आप पेशेंट को लेफ्ट साइड टर्न कर दो और जो भी सलाइवा है उसको क्लीन कर दो और उसको ब्रीथ करने दो अच्छे से।
नॉर्मली हर मोस्ट ऑफ द मिर्गी जो होते हैं 80 to 90% जो है 1 से 2 मिनट रुक जाते हैं। कितना टाइम स्पेंड लगता है इसको पूरी तरीके से ठीक होने में? क्या जिंदगी भर इसका इलाज चलते रहता है? दिस इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो पेशेंट आस्क व्हेन दे कम टू द क्लिनिक। तो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एपिलेप्सी, कौन सा एपिलेप्सी है। एपिलेप्सी के कई सारे प्रकार होते हैं, कोई जनरलाइज एपिलेप्सी होता है, कोई फोकल एपिलेप्सी होता है। जनरलाइज एपिलेप्सी मतलब ब्रेन के दोनों हिस्से से आ रहा है करंट, ठीक है। तो उसमें भी कौन सा सिंड्रोम है, कुछ एपिलेप्सी तो होती है जो कि आपके स्पेशल एज लाइक चाइल्डहुड एब्सेंस एपिलेप्सी जिसका मैंने बात करा, वो 4 से 10 साल तक चलता है। उसके बाद अगर पेशेंट को सीरियस आने रुक गए तो बंद हो जाता है। कुछ एपिलेप्सी होती है इसमें एटलीस्ट 3 इयर्स तक देनी होती है, और कुछ रेयर एपिलेप्सी ऐसी भी होती है जिसमें आपको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट ही देनी पड़ सकती है। पेशेंट्स के परिवार के लिए क्या होना चाहिए, कॉल टू एक्शन किस तरीके से उस पेशेंट को रखें हम? तो पेशेंट के परिवार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अगर मिर्गी का मरीज है तो वो उसको हमेशा इनकरेज करें कि आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। उनको इनकरेज करें कि आप दवाई टाइम पे लो, दवाई मिस ना करें। उनको इंश्योर करना चाहिए कि वो पेशेंट जो है 8 घंटे की अच्छी नींद ले पा रहा है ना। और जस्ट उनको इनकरेज करना है कि वो मतलब सारा काम कर सकता है जो एक नॉर्मल इंसान कर सकते हैं। हर तरीके का दौरा मिर्गी का दौरा होता है, आप लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो? हर तरीके का दौरा मिर्गी का दौरा होता है, बट हर बेहोशी मिर्गी नहीं होती। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर बेहोशी मिर्गी नहीं होता। कुछ मिर्गी से मिलती जुलती बीमारियां भी होती है, जैसे कि सिंकोपल अटैक कहते हैं जिसको, जिसमें कि ब्रेन को अगर ऑक्सीजन कम पहुंचे तो पेशेंट ट्रांजिएंटली लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, थोड़ी देर के लिए बेहोश हो सकता है, बट वो मिर्गी का दौरा नहीं है। सिमिलरली हर तरीके का झटका मिर्गी का झटका नहीं होता है। कुछ झटके जो होते हैं दूसरी बीमारी में भी मिलती है। तो जो भी न्यूरोलॉजिस्ट या एपिलेप्सी स्पेशलिस्ट होते हैं उनका फर्स्ट ऑफ ऑल जब पेशेंट आपके क्लिनिक पे आता है तो आप यही एसेस करते हो कि क्या इस पेशेंट को सच में दौरे हैं, जो दौरे हैं वो एपिलेप्टिक हैं या नॉन एपिलेप्टिक हैं। एपिलेप्टिक हैं फिर आप उसका ईईजी कराते हो। एक रूटीन ईईजी नॉर्मली 20 से 30 मिनट का होता है। फिर आप उसमें देखते हो कि कुछ ब्रेन में ऐसे कोई स्पेसिफिक हिस्से से कोई स्पेशल नॉर्मल करेंट तो नहीं आ रहे। फिर आप एमआरआई कराते हो। एमआरआई में ऐसे कुछ खराबी जैसे कि मैंने बताया कोई ट्यूमर या कोई इन्फेक्शन या कोई कैल्सिफिकेशन की गांठ ऐसा कुछ तो नहीं है जिससे कि दौरे आ सकते हैं। तो ये कॉमन इन्वेस्टिगेशन है। एमआरआई हो गई, ईईजी हो गई, ये कॉमनली जो भी एपिलेप्टिक पेशेंट होते हैं उसके यूजुअली कराई जाती है और उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट डिसाइड की जाती है। सर, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कोई आप केस साझा करना चाहेंगे जहां आपको लगा कि ये क्योरेबल नहीं है बट अभी वो पेशेंट एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है? हाँ जी, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। स्पेशली जब उनकी शादी होने वाली होती है तो फिर लेडीज़ भी थोड़ी सी ये रहती है कि घर वालों को पता ना चले। क्या करती है फिर वो मेडिसिन लेना बंद कर देती है और साथ में उनके साथ स्ट्रेस रहता है, नींद भी कम रहती है। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं जो पेशेंट को फिर एपिलेप्टिक अटैक आ जाते हैं। फिर इवेंचुअली उनके फैमिली को पता चल जाता है कि हाँ ऐसा प्रॉब्लम है। फिर वो आते हैं, क्लिनिक आते हैं कि इसको दौरे थे, बताया नहीं। फिर मैं उनको समझाता हूँ कि नहीं ये दौरे हैं तो क्या हो गया। दिस लाइक इट्स वेरी कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। एवरी 1 to 2% ऑफ द पॉपुलेशन दे सफ़र फ्रॉम द एपिलेप्सी और वो नॉर्मल हेल्थी लाइफ जी सकते हैं। फिर वो दवाई लेना स्टार्ट करते हैं, फिर वो नॉर्मल एक्टिव लाइफ जी लेते हैं। अपने जॉब्स में भी वो नॉर्मल इक्वली जैसे एक नॉर्मल पर्सन देता है? ओके। बीइंग एक एपिलेप्सी होने से कोई जॉब पे कोई रेस्ट्रेंट नहीं है, बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि रात की 8 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है उनके लिए और दवाई टाइम पे लेना इंपॉर्टेंट होता है। और कोई भी एडिक्शन दे शुड अवॉइड एनी एडिक्शंस। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, एपिलेप्सी अवेयरनेस पर आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज के दिन यही बताना चाहूँगा कि एपिलेप्सी एक कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसका एक बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अवेलेबल है और इस ट्रीटमेंट के साथ ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है एक नॉर्मल हेल्थी लाइफ जी सकते हैं। महिलाएं नॉर्मल शादी कर सकती हैं, प्रेगनेंसी कर सकती हैं, बच्चे हो सकते हैं, उनके बच्चे को कोई खतरा नहीं होता है और एक नॉर्मल बीमारी है। इसको अब छुआछूत नहीं रखनी चाहिए और ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई भूत प्रेत का साया है या कोई बुरा नज़र का साया है। एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और एक मेंटल इलनेस नहीं है ये। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। मिर्गी के प्रति कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी है। उम्मीद है हमारे दर्शकों को इन जानकारियों से फायदा होगा और मिर्गी का सही समय पर सही इलाज हो पाएगा। धन्यवाद।